नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बजट को लेकर बयान दिया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास को आधार बनाते हुए बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। ये बजट राज्य के समग्र उत्थान में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा और साथ ही विकास को नई गति देगा। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 1,01,175 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में 7 बिंदुओं पर खास तौर पर फोकस किया गया है। कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि व पर्यटन पर विकास के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। इस ऐतिहासिक बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि विकसित और श्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है। मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन बजट पेश हुआ। वहीं कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा का घेराव किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस ने नुक्कड़ नाटक के साथ लोगों को लिव इन रिलेशनशिप से होने वाले नुकसान को बताया। वहीं करण माहरा ने कहा कि राज्य में यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है, जो देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ है। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी यूसीसी को लेकर सरकार को घेरा। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी नोक-झोंक भी हुई। तो नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करने की यहां पर कोशिश की गई। इसी के साथ यूसीसी में रिलेशनशिप का विरोध भी किया गया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे थे। कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव भी किया, जिसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई। आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच ये संविधान की जो अनुच्छेद 44 उसका घोर उल्लंघन है और हम इसका विरोध इसलिए भी कर रहे हैं कि इसमें कई नियम बड़े गलत हैं। आपको कहा है आपने कि 1 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है साथ रहने के लिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की 26 दिन साथ रहते हैं, 27वें दिन वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं और किसी वजह से रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन से मना करता है, अगर वो कंसीव कर गई है, उस बीच में गर्भ उसका धारण हो गया है, तो उस बच्चे का और उस माँ का कोई भविष्य नहीं है। दूसरा, रजिस्ट्रार को आपने छूट दी है कि 15 दिन के अंदर आपका विच्छेद का अलाउ कर देगा, मतलब आपको अलग होने की परमिशन दे देगा। जबकि जो हमारे विवाह के कानून है भारत के, उसके तहत उसमें क्लॉज 9, क्लॉज 12 कई ऐसे हैं जिसमें आपको मौके दिए जाते हैं कि आप 1 साल से अलग रह रहे हों, आपकी काउंसलिंग होती है, आपको मौका दिया जाता है कि आप दोबारा सोचें, और उसमें 100 में से 90 के आसपास लोग जो है तलाक को वापस ले लेते हैं, तलाक नहीं होता, घर परिवार बसते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो महिलाएं असुरक्षित है। एक बात बताइए, एक लड़का एक लड़की साथ रहते हैं बिना विवाह के, लड़का बोल देता है कि अब उसके साथ नहीं रहना चाहता है, उस लड़की का भविष्य क्या है, उसके परिवार का भविष्य क्या है। लिविंग को एक तरफ हम लोग मुस्लिम में चार शादियों का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग आफ्टर मैरिज लिविंग को लीगलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के खिलाफ। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने धामी कैबिनेट द्वारा भू कानून संशोधन विधेयक की मंजूरी पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से किया गया वादा पूरा किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये ठोस कदम राज्य के भू संसाधनों और मूल स्वरूप के संरक्षण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देखिए, भू कानून के बारे में राज्य की सरकार का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो जी देवभूमि उत्तराखंड की जनता के
तो वहीं देहरादून में कांग्रेस ने राज्य सरकार से भू कानून का मसौदा सार्वजनिक करने की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार को नए भू कानून का मसौदा सार्वजनिक करना चाहिए ताकि जनता वास्तविक स्थिति जान सके। उन्होंने नए प्रस्तावित भू कानून से हरिद्वार और उधम सिंह नगर को बाहर रखने को अनुचित करार भी दिया है। तो आप आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को सुन रही नजर आई। आगे बढ़ेंगे, जहां विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया गया। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश भर में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। देश के सभी राज्यों में स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो गया है। पड़ोसी राज्य हिमाचल में 5 लाख के करीब स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य में 15,87,000 स्मार्ट मीटर लगेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि फोन पर स्मार्ट मीटर से जुड़ी हर अपडेट मिलेगी। जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उतना ही पैसा देना होगा। प्रचार फैला रहा था। लगभग 13 माननीय सदस्यों के जो विपक्ष के थे, उनकी आशंकाओं को दूर करने का मैंने बहुत भरपूर प्रयास किया। और आप देखिए, उसके बावजूद, सारी बातें जानने के बावजूद वो बहिर्गमन कर गए। अब आप देखिए, बार बार बोल रहे थे प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, जबकि नहीं है। ये जो मीटर लगेंगे, ये कहते हैं जंप नहीं करेंगे, मतलब मीटर की रीडिंग जंप हो जाएगी। मैंने वो नहीं होगा। इन्होंने कहा कि साहब वो जो है उसमें जो सामान्य लोग हैं उनको दिक्कत आएगी। हमने कहा कि उनको दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि जो हमारे जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है वहाँ मीटर काम नहीं करेंगे। हमने कहा नेटवर्क जहाँ नहीं है वहाँ पे लगा ही नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये देशव्यापी कार्यक्रम है। पूरे देश भर में ये स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। इनके खुद जहाँ ये सत्ता में है, चाहे वो कर्नाटक है, चाहे हिमाचल है, या तेलंगाना है, या अन्य राज्य हैं, वहाँ। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने नियम 58 के तहत स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया, जिसमें सभी विधायकों ने स्मार्ट मीटर को लेकर चिंता जाहिर की है। इस दौरान विधायकों ने सरकार से जवाब भी मांगा है। मंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब बताया कि प्रदेश के उन इलाकों में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। मगर कांग्रेस विधायक सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने वॉकआउट कर दिया। पार्टी के विधायकों का कहना है कि सरकार नया स्मार्ट मीटर लगाकर आम लोगों पर पोंछ डालना चाहती है। देखिए, स्मार्ट मीटर का जो हमने मुद्दा उठाया था, स्मार्ट मीटर इन्होंने जनता को लूटने का रास्ता निकाला है। और अभी आपने एक प्रश्न किया था कि भाई पर्वतीय राज्यों में और मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग क्यों। तो पर्वतीय क्षेत्र की बजाय मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षाएं ये सरकार करती आ रही है। और इसी अपेक्षा का एक जीता जागता सबूत ये भी है कि बिजली की 200 यूनिट मैदानी क्षेत्रों के लिए फ्री नहीं की गई। 200 यूनिट पर्वतीय क्षेत्रों के लिए और मैदानी क्षेत्र के लिए मात्र 100 यूनिट बिजली की इन्होंने फ्री की है। नहीं, संतुष्ट नहीं है, तभी हमने वॉकआउट किया है। हमने स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि अभी 5-7 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे और उसमें करोड़ों रुपए हमारे उत्तराखंड के खर्च हुए। अब स्मार्ट मीटर के नाम पे प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। उसमें उन्होंने सदन में एक बात और कही, लेकिन उसको बाद में बदल दिया गया। उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगेंगे। फिर हमने कहा इसे दोबारा कोट करें, तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण नहीं, पर्वतीय में नहीं लगेंगे। फिर उसका संशोधन करें कि जहाँ नेटवर्क नहीं आएगा वहाँ नहीं लगेंगे। देखिए, ये जनता के साथ धोखा है। और मैंने उनको इसलिए कहा कि आप एक व्यापारी की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जैसे व्यापारी लाभ की चीज देखता है, क्योंकि सरकार का काम लाभ ही देना नहीं, सुविधा देना भी है। और उनकी बात जवाब से हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम सभी विधायकों ने वॉकआउट किया। जहां ईडी ने कांग्रेस नेता सारस्वत को जारी किया नोटिस, रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत के नाम समन भी जारी किया गया है। करोड़ों रुपए की रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा का पूरा मामला है और इसी सिलसिले में पूछताछ भी की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ईडी ने 21 फरवरी को सारस्वत को कार्यालय बुलाया। वहीं आपको बता दें कि
क्लेमेंट टाउन में 4.55 करोड़ की जमीन की धोखाधड़ी हुई थी। जुलाई 2023 में प्रकाश में आया था फर्जीवाड़े का मामला और इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कांग्रेस नेता है सारस्वत, जिन्हें ईडी ने समन जारी किया है। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला है और इसी सिलसिले में समन जारी किया गया है। ऐसे में देखना होगा पूछताछ में क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। तो वहीं लालकुआ में सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 34वीं वाहिनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आईटीबीपी की महिला पुरुष जवानों ने देश सेवा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांध दिया। इस दौरान कुमाऊनी, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में आईटीबीपी के सेवानिवृत्त जवानों और अधिकारियों को पटका पहनाकर सम्मानित भी किया गया। मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का सदस्य 1972 से आज तक इस बल में बहुत बदलाव हुआ है और यहाँ पर पूरे भारत के विभिन्न जगहों से जवान और वीरांगनाएं भर्ती होती हैं। तो इसी का एक फलस्वरूप आपने देखा होगा कि यहाँ भी भारत के हर प्रदेश से कोई न कोई है उसने अपने प्रदेश की सांस्कृतिक झांकी। तो वहीं हल्द्वानी में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षा के लिहाज से सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी, जिसे लेकर नैनीताल जिले को 11 सेक्टर में बांट दिया गया है, जिसमें सभी 11 सेक्टर पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन और सभी केंद्र व्यवस्थापकों की एक मीटिंग भी ली गई है, जिसमें परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन तरीके से संपन्न कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 163 भी लागू कर दी गई है। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर के द्वारा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 21 फरवरी से प्रारंभ की जा रही हैं और जो 11 मार्च तक चलेंगी, उसके दृष्टिगत हमारे पूरे जनपद को 11 सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी में सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हमारे द्वारा और शिक्षा विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ सभी केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक इसमें ली गई है और उनको परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तरीके से उसकी शुचिता को बनाए रखते हुए नकल विहीन संपन्न कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उनके बाहर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रतिबंधात्मक आदेश भी निर्गत। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।